गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक है आइसोमर्स एंड होमोलोगस सीरीज़। तो सबसे पहले हम आइसोमर्स पढ़ते हैं। देखिए, आइसोमर्स के लिए पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अब ब्यूटेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन के तो 4 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम होते हैं, और ये एल्केन में आता है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है। अब देखिए, इस ब्यूटेन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप ये नॉर्मल ब्यूटेन बना लीजिए। सही, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, हम एक यहाँ पर सब्सटीट्यूट लगा लें। क्लियर है, यहाँ पर तो स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सब्सटीट्यूट लगाया है तो दोनों के दोनों क्या ब्यूटेन है। क्यों, इसमें कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम हो गए। इसमें भी कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम हो गए। तो इसका मतलब हम ब्यूटेन को दो अलग तरीके से लिख सकते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन और एक जिसमें हम सब्सटीट्यूट यूज़ करेंगे। इसमें स्ट्रेट चेन होगी और चारों के चारों कार्बन के एटम स्ट्रेट जुड़े होंगे आपस में। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें कार्बन के क्या होंगे, 3 एटम होंगे, और एक कार्बन क्या होगा, एज ए सब्सटीट्यूट क्या होगा, पेरेंट चेन के साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, मगर इनका फार्मूला क्या है, सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। किसके, ब्यूटेन के। तो देखिए, आइसोमर्स में हम क्या करते हैं, एक ही फार्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब देखिए, इसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। देखिए, हमने अभी पढ़ा था ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर तो हमने वो पढ़ा जिसमें एक स्ट्रेट चेन बन रही थी, और इसे हम वो क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। और दूसरा जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में तो 3 कार्बन के एटम थे और एक कार्बन एटम उसमें एज ए सब्सटीट्यूट लगा हुआ था, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ये नॉर्मल नाम है, अभी मैं आपको IUPAC नेम नहीं बता रहा हूँ। तो ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मगर दोनों के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। किसके, ब्यूटेन के। तो आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मगर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कार्बन के 1 एटम है, कार्बन के 2 एटम है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और कार्बन के 3 एटम है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसमें आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आइसोमर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, इन तीनों का कोई भी आइसोमर नहीं होगा। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई एल्कीन और एल्काइन बन रहा है तो उसके भी कोई आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आइसोमर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। उन सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए, मगर स्ट्रक्चर जो होता है अलग होना चाहिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। और आइसोमर्स हमेशा, अगर मान लीजिए कार्बन के एटम 3 से ज़्यादा है, मतलब 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ऑनवर्ड्स हैं, तो उस केस में आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले हम ब्यूटेन का लेंगे, उसके बाद पेंटेन का, और उसके बाद हेक्सेन का। हम क्या करेंगे, इन तीनों के आइसोमर्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। इसका पहला आइसोमर जो होगा उसमें
कार्बन के चारों एटम जो होंगे एक स्ट्रेट चेन के अंदर लगे हुए होंगे। अच्छा, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। और जब आप इसका IUPAC नेम करते हैं तो वो सिंपल क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा। ये इसका कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम है। अच्छा, सेकंड कंडीशन जिसमें कार्बन के 3 एटम जो होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे और एक कार्बन का एटम उसमें एज ए सब्स्टिट्यूट लगा होगा। इसका बच्चों कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन और इसका IUPAC नेम देख लीजिए क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। आप 1 2 3 ऐसे ले लो, 1 2 3 ऐसे ले लो, 1 2 3 ऐसे ले लो, कोई भी चेन आप जो है यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, हमने ये स्ट्रेट चेन कंसीडर कर ली तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब दूसरा रूल क्या होता है? हम ये देखते हैं सब्स्टिट्यूट कहाँ से नज़दीक आता है। आप यहाँ से कार्बन के एटम्स कंपाउंड गिनो या यहाँ से गिनो, दोनों वक्त जो ये सब्स्टिट्यूट है वो नंबर 2 पर आ रहा है, तो हम नेमिंग यहाँ से कर लेते हैं। वैसे मर्जी है कहीं से भी कर लो क्योंकि दोनों से वो इक्वल डिस्टेंस पर पड़ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? 2 मिथाइल। 2 क्यों लगाया हमने? वो सब्स्टिट्यूट की क्या है? पोजीशन है, दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। और सब्स्टिट्यूट है क्या? CH3 क्या होगा? मिथाइल। अब जो इसकी स्ट्रेट चेन है उसमें कार्बन के एटम कितने हैं? 3, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों ये जो है आइसोमर्स हैं किसके? ब्यूटेन के। तो ब्यूटेन हैज़ 2 आइसोमर्स, फर्स्ट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन, सेकेंड इज़ आइसोब्यूटेन। अच्छा, आपको जो है ना फोकस IUPAC नेम पर करना है। क्यों? हर कंपाउंड का ज़रूरी नहीं है आपको कॉमन नेम पता हो। क्यों? कईयों के कॉमन नेम तो बुक में ही नहीं दे रखे, तो आप कहाँ से करोगे? मगर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स के आप IUPAC नेम निकाल सको। क्यों? उसका तो फार्मूला होता है ना, नहीं भी पता तो फार्मूले से निकाल लो। क्लियर है? रूल्स होते हैं, तो रूल्स को फॉलो करके आप जो है IUPAC नेम बना सकते हो। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है, अब हमें आइसोमर्स पढ़ने हैं पेंटेन के। नेक्स्ट है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। देखिए पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। इसमें कार्बन के 5 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम होते हैं। इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है। इसमें हम क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन बनाएंगे, उसी में क्या करेंगे? 5 कार्बन के एटम्स अटैच कर देंगे। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है नॉर्मल पेंटेन और IUPAC नेम क्या होगा? पेंटेन। अच्छा, अब देखिए दूसरे केस में हम क्या करेंगे? कार्बन के 4 एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में ले लेंगे। क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट लगा दीजिए आप। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? आइसोपेंटेन। ये इसका क्या है? नॉर्मल नाम है। अब इसका हम क्या करते हैं? IUPAC नेम देखते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूट है। अगर आप यहाँ से गिनोगे तो सब्स्टिट्यूट दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से गिनोगे तो सब्स्टिट्यूट तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट पोजीशन जहाँ से बन रही होती है सब्स्टिट्यूट की, वहाँ से काउंट करते हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथाइल। और स्ट्रेट चेन जो है उसमें कितने कार्बन के एटम है? 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? अच्छा, अब आप गौर से देखिए, अगर मैं इस कार्बन को यहाँ लगा देता हूँ तो वो क्या इससे डिफरेंट होगा? नहीं होगा। चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं कार्बन यहाँ लगा देता हूँ, सही, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? जब आप इसका नाम करते हो तो क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब इसका नाम करोगे तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, तो भी क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम आएगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये दोनों सेम बात है। अच्छा, अब क्या करते हैं? जो मेन चेन है उसमें सिर्फ कार्बन के 3 एटम्स लेते हैं और सब्स्टिट्यूट को दूसरे नंबर पर ऊपर और नीचे लगा देते हैं। अच्छा, जब भी 2 सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं तो उसका नाम क्या होता है? नियो। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों नियो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? नियो पेंटेन। अच्छा, अब आप इसका वो करिए IUPAC नेम। तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, रूल्स आपको पता ही है। तो इसका क्या नाम आएगा? 2 2
डाई मिथाइल। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन के एटम है? 3। तो ये आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा नियोपेंटेन, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अच्छा, अब बच्चों हम चलते हैं हेक्सेन पर। देखिए, हेक्सेन जो होता है ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12। इसमें कार्बन के 6 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 14 एटम्स होते हैं। क्लियर है? इससे पहले देखिए, हमने देखा ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। अब हमें देखने हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के 6 एटम जो है स्ट्रेट चेन में लगा देते हैं। तो इसका नाम होगा बच्चों नॉर्मल हेक्सेन, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? सिंपल हेक्सेन। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा बनाते हैं बच्चों। दूसरे में बच्चों हम क्या करते हैं, 5 कार्बन के एटम स्ट्रेट चेन में लगाते हैं और एक क्या है यहाँ पर सब्सटीट्यूट हम लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? हो गए ना 6 कार्बन के एटम, हो गया हेक्सेन। अब देखिए, इसका नॉर्मल नाम क्या होता है? आइसो हेक्सेन। और अब आप क्या करिए, इसका आईयूपीएसी नेम देखिए। आईयूपीएसी नेम के लिए देखिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट, यहाँ से करते हैं तो चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल और पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, अब देखिए, अब आप थोड़ा मैनिपुलेशन करिए। अब अगर मान लीजिए इस सब्स्टिट्यूट को मैं यहाँ लगा दूँ तो वो यही स्ट्रक्चर होगा या इससे अलग होगा? तो मैं लगा कर देखता हूँ, फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है। मैंने यहाँ तीसरे नंबर पे लगा दिया सब्स्टिट्यूट। तो अब देखिए बच्चों, देखिए ये तो अलग है। क्यों? यहाँ पे दूसरे नंबर पे था सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे गिनिए 1 2 3, या यहाँ से गिनिए 1 2 3। तो इसका जो ये होगा नाम, कॉमन नेम तो आइसोहेक्सेन ही होगा क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूट लग रहा है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो डिफरेंट होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों? 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम होगा बच्चों इसका? 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसका मतलब इसके हमने क्या किए, 3 आइसोमर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। पहला जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूसरा जिसमें एक सब्स्टिट्यूट है मगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दूसरे नंबर पे लग रहा है, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है वो कौन से नंबर पे लग रहा है? तीसरे नंबर पर लग रहा है। अब देखिए, अब हम लगाएंगे यहाँ पे 4 कार्बन के एटम। सही है? एक सब्स्टिट्यूट वाला तो हमने बना लिया, अब हम 2 सब्स्टिट्यूट वाले बनाएंगे। सही? मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूट तो आपने यहाँ लगा रखा है और एक इसके जस्ट नीचे लगा रखा है। क्लियर है? तो अब देखिए, 2 सब्स्टिट्यूट जब लगते हैं तो इसमें हम लगाते हैं नाम नियो, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। और इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो तो दूसरे नंबर पे, यहाँ से करते हो तो तीसरे नंबर पे, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम क्या आएगा? 2,2 डाई मिथाइल। क्लियर है? 2,2 डाई मिथाइल। आगे क्या होगा? स्ट्रेट चेन जो है उसमें 4 कार्बन के एटम है, तो ये आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये दोनों सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ लगाता हूँ इन केस, क्लियर है, तो वो यही स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा?
आप रख कर देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो नंबरिंग यहाँ से होगी ना, तो भी उसका नाम क्या आएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाम ही होगा। अच्छा अब देखिए एक पॉसिबिलिटी और है, एक कार्बन हम यहाँ लगाते हैं सब्स्टिट्यूट और दूसरा यहाँ लगाते हैं, क्लियर है, तो इसका नाम भी क्या होगा, नियोपेंटेन ही होगा, क्लियर है। अब देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो ये 2 3 हो गया, और यहाँ से करेंगे तो भी 2 3, तो नंबरिंग आप जहाँ मर्जी से कर लीजिए, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 3 डाइमिथाइल, आगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब बच्चों आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप सोचिए क्या इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है। टोटल हम क्या कर चुके हैं बच्चों, 5 अब तक आइसोमर्स बना चुके हैं, किसके, हेक्सेन के। बच्चों इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर जो है इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हेक्सेन जो है उसके कितने होंगे बच्चों, 5 आइसोमर्स होंगे। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मगर इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, अलग होता है। अब बच्चों यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम 1 है, इसमें आपको जो है पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं, वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अच्छा इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जितने टॉपिक हम आज तक कर चुके हैं उन सब के बेसिस पर, तो ये आपको कर लेनी है, और इसमें जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो मेरे से पूछ लेनी है आपने। अब देखिए इसके बाद हमारा नया टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। देखिए अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखिए होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब देखिए होमोलोगस सीरीज जो होती है ये ग्रुप होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर नहीं होता, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती है। और इसमें 2 जो सक्सेसिव होमोलॉगी होंगे, मेंबर्स होंगे, मतलब उनके बीच में जो है वो CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 मतलब एक कार्बन के एटम का डिफरेंस होगा और 2 हाइड्रोजन के एटम का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और उनका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो उसमें 14 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए बच्चों, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनकी सिमिलर सही स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसमें 2 सक्सेसिव लगातार जो मेंबर्स आते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, मतलब एक कार्बन के एटम का और 2 हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस होता है। और अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो उसमें 14 यूनिट्स का क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए एल्केन होता है, एल्केन का जो पहला मेंबर होता है वो होता है मीथेन, उसका फॉर्मूला होता है CH4, दूसरा होता है इथेन C2H6, तीसरा होता है प्रोपेन, उसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8, और फोर्थ होता है ब्यूटेन C4H10, पांचवा होता है पेंटेन C5H12, और छठा होता है हेक्सेन। तो मैं 6 तक ही आपको लिख कर दे रहा हूँ क्योंकि 6 आपके कोर्स में, वैसे आप 10 तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए ये होमोलोगस सीरीज़ है किसकी, एल्केन्स की। इसमें जितने भी मेंबर्स आपको देखने मिलेंगे, मैंने तो 6 लिखे हैं, और भी होते हैं, तो इन सब की जो स्ट्रक्चर होगा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन सब के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा ही। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। अच्छा अब देखिए आप कॉन्जिक्यूटिव 2 होमोलॉगी के बीच में देखिए, एक तो कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, 2 हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी देखिए एक कार्बन एटम का डिफरेंस आ रहा है और एक 2 हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखिए एक
कार्बन के एटम का डिफरेंस आ रहा है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज कहलाएगी, किसकी? एल्केन्स की। इसका पहला मेंबर होता है मीथेन, दूसरा होता है इथेन, तीसरा होता है प्रोपेन, चौथा होता है ब्यूटेन, पांचवा होता है पेंटेन और छठा होता है हेक्सेन। तो ये आप एज ए एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपको पहले 5 मेंबर्स दे रखे हैं, किसके? एल्केन होमोलोगस सीरीज के। अब देखिए इसके बाद आता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। आपको एक होमोलोगस सीरीज दे रखी है, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनको आप सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक इन एल्केन्स, एल्केन्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को, उन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये उनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। सिमिलरली अगर आप एल्कीन्स की बात करेंगे तो एल्कीन्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। और अगर आप एल्काइंस की बात करेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है किसकी? होमोलोगस सीरीज की। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको आप सेम जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगीज डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप एडजेसेंट होमोलोगी की बात करते हैं, होमोलोगी मतलब जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में हमेशा एक कार्बन के एटम का और 2 हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस होगा। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और इथेन का होता है C2H6। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है, तो एक कार्बन का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई भी आप ले लीजिए, एल्केन वाली सीरीज ले लीजिए, एल्कीन वाले सीरीज ले लीजिए या एल्काइन वाली सीरीज ले लीजिए, उस सब में क्या होगा? जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगी को देखेंगे, मेंबर्स को देखेंगे, तो उनके बीच में हमेशा एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है द डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। अगर आप डिफरेंस देखते हो कि इसमें मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर, तो वो हमेशा आपको 14 यूनिट देखने को मिलेगा। इसमें भी बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 यूनिट। और हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4, तो 1 × 4, तो ये कितना आ गया? 16 यूनिट आ गया। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होगा मीथेन का वो कितना होगा? 16 यूनिट होगा। वेयर एज ये दूसरा आपको दे रखा है इथेन, ये आपको दे रखा है मीथेन, और दूसरा मेंबर जो होता है एल्केन सीरीज का वो होता है इथेन। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 यूनिट, तो 12 × 2, और हाइड्रोजन का होता है 1, 1 × 6, तो 24 + 6 कितना आ गया? 30 यूनिट। तो यहाँ देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16 यूनिट और इथेन का है 30 यूनिट, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? 14 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कभी भी अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव, जरूरी नहीं है एल्केन में, सब में कहीं पर भी आप चेक कर लीजिएगा, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, उन सब में जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स को देखोगे होमोलोगस सीरीज के, तो उनके जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा? 14 यूनिट होगा। अब देखिए इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं किसके? होमोलोगस सीरीज के, शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी क्या होती है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एल्केन्स सीरीज लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन। देखिए ये आप चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। इसका कहने का मतलब ये है जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस सीरीज के अंदर, उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो
सेम होंगी, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमेशा सेम होती है। लाइक जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। वो क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, ये आपको चैप्टर के एंड में पता लग जाएगा, ये आपके इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज shows a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। अब देखिए ऐसा होता है, जैसे जैसे आप सीरीज़ में नीचे जाते हो तो कुछ चेंजेस होते हैं मेंबर्स के अंदर, मगर वो चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं। क्लियर है? अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे आप सीरीज़ में नीचे जाओगे, होमोलोगस सीरीज़ में नीचे जाओगे तो नीचे के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मास क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो वहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन एल्केन सीरीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ इट्स मेंबर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो देखिए ऐसा होता क्या है इसमें, ये समझ लीजिए पहले। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप एल्केन सीरीज़ देखिए, एल्केन सीरीज़ में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं पर मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो होती है वो ग्रेजुअली क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब एल्केन सीरीज़ में जितना आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होगी। क्लियर है? अब देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज कैसी होती है? देखिए जनरल फार्मूला जो होता है एल्कीन सीरीज का वो होता है CnH2n। क्लियर है? यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और इसके पहले 5 मेंबर। अच्छा, इसमें मीथीन तो बनता नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको समझा ही चुका हूँ। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, इथीन से। इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H4। प्रोपीन का कितना होता है, C3H6। ब्यूटीन का क्या होता है, C4H8। इसके बाद आता है पेंटीन। पेंटीन होता है C5H10 और हेक्सीन का होता है C6H6। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इन दोनों में देखिए एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, 28 यूनिट आएगा। 12 × 2 + 4 × 1। क्लियर है? इसका होगा 12 × 3 36 और 1 × 6 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 42 यूनिट। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 12 × 4 48 और 56 यूनिट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो एडजेसेंट होमोलॉगी हैं, मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो है मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो 2 कॉन्सिक्यूटिव अगर आप होमोलॉगी देखते हैं तो उनके बीच में एक तो CH2 का डिफरेंस होता है और दूसरा 14 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास में उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर शो कर रखी है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग जो होती है फ्रूट्स की, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इथीन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? ये रॉ बनाना होता है, जब हम इसमें इथीन अप्लाई करते हैं तो वो इस तरीके से क्या होता है, पक जाता है। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो होती है वो किससे होती है बच्चों, वो इथीन से होती है। अब देखिए इसके बाद आती है एल्काइन की। होमोलोगस सीरीज। देखिए एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है वो होता है इथाइन, उसका फार्मूला होता है C2H2। देखिए इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है CnH2n-2।
प्रोपाइन होता है C3H4, ब्यूटाइन होता है C4H6, पेंटाइन होता है C5H8, हेक्साइन होता है C6H10। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स जो आपको दिख रहे हैं उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इनका मास निकालते हैं, 12 × 2 प्लस 1 × 2 तो कितना आ गया बच्चों, ये 26 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 4 नीचे आएगा बच्चों, 12 × 3 प्लस 1 × 4 तो ये आ गया 40 यूनिट। अब यहाँ देखिए बच्चों 12 × 4 प्लस 1 × 6 तो 54 आ गया। तो अब वहाँ देखिए यहाँ पे आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स जो आपको दिख रहे हैं किसके, एल्काइन सीरीज़ के, उसके अंदर 14 यूनिट का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बच्चों एल्केन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एल्केन की सीरीज़ बनाते हैं, उन्हें हम होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं, किसकी, एल्केन की। ऐसे ही जितने भी एल्कीन्स होते हैं वो भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, और जो एल्काइंस होते हैं वो भी होमोलोगस सीरीज़ का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे आपको सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें लिखा है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3rd and 5th member of the homologous series of carbon compound represented by general formula this। इसमें मैंने कहा है आपको एक होमोलोगस सीरीज दे रखी है, उसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। अब आपको क्या करना है, इसके 3rd और 5th मेंबर का क्या करना है, हमें 3rd और 5th मेंबर क्या क्या करना है बच्चों, आपको फार्मूला बताना है क्या होगा। क्लियर है। अच्छा अब इसमें एक ट्विस्ट है, देखिए जो एल्केन होता है सही, उसका जो पहला मेंबर होता है उसमें कार्बन का एक एटम होता है, मगर एल्कीन और एल्काइन में ऐसा नहीं होता है। इनका जो फर्स्ट मेंबर होता है उसमें कार्बन के कितने एटम्स होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस में। अब देखिए ये जो फार्मूला आपको दे रखा है ये किसका दे रखा है, एल्काइन का दे रखा है। तो एल्काइन का जो तीसरा मेंबर होगा, 3rd मेंबर होगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो क्या होगा C4H6, ये उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अच्छा जो 5th मेंबर होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, वो होंगे 6, तो यहाँ लिखेंगे हम C6H10। क्लियर है। अगर इसका नाम पूछा होता तो इसका नाम क्या होता बच्चों, ब्यूटाइन, और इसका नाम पूछा होता तो वो क्या होता है, हेक्साइन। क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एल्केन जो होता है उसका जो पहला मेंबर होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होते हैं, मगर एल्कीन और एल्काइन में जो पहला मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज़ में उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 नहीं होते हैं, वो कितने होते हैं, वहाँ पे 2 से जो है वो स्टार्ट होता है। बच्चे क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बच्चे मगर कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, यहाँ लिखा है 3rd मेंबर, तो वो क्या करते हैं n की जगह 3 यहाँ पर पुट कर आते हैं, n की जगह 3 पुट करते हैं अगर ये एल्केन होता तो। मगर एल्कीन और एल्काइन में अगर आपको 3rd मेंबर दिया है तो वो आपको देखकर पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। 3rd मेंबर मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, 4 होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स में रिलेशन देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है कार्बन एटम्स के डबल से 2 ज़्यादा है, यहाँ पे जस्ट डबल है, यहाँ पे जस्ट डबल है, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सही, यहाँ पर डबल से 2 कम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में होमोलोगस, एक ही होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर हैं, और ये अलग हैं और ये अलग हैं। ये C3H6 और C4H8 ये तो दोनों एल्कीन है और ये एल्कीन है, और ये बच्चों क्या है, एल्काइन है। तो इस तरह के बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप।
इसका बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे इसको इलेबोरेट कर कर पढ़ेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। देखिए ऐसा होता है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ये इजीली किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, सही है। जैसे मान लीजिए आपको CH4 है, यहाँ पर आप क्या करें, H को हटाकर OH जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है CH3OH, सही है। तो इस केस में ये इसके मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो OH होगा ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, उसमें एक एटम आ रहा है ऑक्सीजन का, एक एटम आ रहा है हाइड्रोजन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। देखिए ऐसा होता है जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आप किसी भी या तो हाइड्रोजन को हटाकर या कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप को हटाकर कोई नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम जोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये पहले के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है, सही है। तो इसी को अगर मान लीजिए आप कोई एटम जोड़ते हो या ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, सही है, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या तो ये एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, क्लियर है, जो कि कार्बन कंपाउंड्स को क्या करता है, रिएक्टिव बनाता है और उनकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिसाइड करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए OH जो है वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, देखिए CH3OH C2H5OH, यहाँ पे OH जो होता है वो इनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है और नेमिंग भी हम क्या करते हैं, इसी के हिसाब से करते हैं। जिस भी कंपाउंड के पीछे OH लगाता है, सही, जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल उसको हम बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, क्लियर है। अगर मान लीजिए हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को यूज़ करते हैं, सही है, तो वो ग्रुप कहलाता है हेलो ग्रुप। क्या कहलाता है बच्चों, हेलो ग्रुप वो कहलाता है, सही है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से इसको समझा दूंगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हम OH का यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए CH3OH C2H5OH, क्लियर है। तो यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल ग्रुप बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए CHO लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। CHO अगर लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप। अब अगर मान लीजिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन ग्रुप। अब अगर मान लीजिए CO लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर मान लीजिए COOH लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। ये आपने पढ़ाई है एल्कीन, और एल्काइन, ये आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप हम क्यों लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो एल्केन्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो सके। तो ये हमारे कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप थे, इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।